सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। नमस्कार, मैं किरण आचार्य आपका स्वागत करता हूं विजन ग्रुप नागपुर एवरीथिंग अबाउट एजुकेशन। आज के इंफॉर्मेशन शुरू करने से पहले सुन लेते हैं आज की कहानी। आज की कहानी एक ऐसे युवक की है जो कुछ परेशानियों से जूझ रहा था। उसे कहीं से पता चला कि अगर वो भगवान बुद्ध से जाके मिलता है तो भगवान बुद्ध इन सारी समस्याओं का निराकरण करके उसे समाधान दे सकते हैं। युवक ने अपना सफर शुरू किया। सफर के पहले पड़ाव में वो जिस घर में रुका, वहां पे उसे ऐसे पता चला कि उस घर में जो माता पिता है वो अपने बेटी के शादी को लेकर कुछ परेशान हैं। दूसरे दिन सुबह जब वो निकला तो माता पिता ने उस युवक को कहा कि अगर आप भगवान बुद्ध जी से मिलने जा रहे हैं तो कृपया हमारे इस समस्या का समाधान भी उनसे पूछ लीजिए। युवक ने उन्हें आश्वस्त किया कि जी हाँ, मैं जरूर आपकी इस समस्या का निराकरण भगवान बुद्ध जी से मांग लूंगा। सफर जारी रहा और दूसरे पड़ाव पे आके वो एक ऐसे शख्स के पास रुका जो एक जादूगर भी था, एक तपस्वी भी था और उसने काफी सारी कामयाबी, काफी सारी चीजें उसने हासिल की हुई थी। कमी कुछ नहीं थी, बस उसे मोक्ष या मुक्ति की प्राप्ति चाहिए थी। उसके पास बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो एक आम आदमी के पास नहीं होती। उसने जब युवक को कहा कि अगर आप भगवान बुद्ध जी से मिलने वाले हैं तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, इस समस्या का निराकरण, इस समस्या का हल आप उन्हें जरूर पूछिए। युवक ने उसे भी आश्वस्त किया कि जरूर मैं ये भी सवाल पूछ लूंगा। सफर आगे बढ़ता रहा। तीसरा और अंतिम पड़ाव जहां पे उसे रुकना पड़ा उस सफर में, वो था एक तालाब जहां पे एक कछुआ उसे मिला। कछुए ने उससे कहा कि मुझे ड्रैगन बनना है, सी ड्रैगन। मैं कछुए की जिंदगी अब तक जीता आया हूं, इसके सारे नियमों का मैंने पालन किया है, लेकिन अब मुझे अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव चाहिए। वो बदलाव मुझे कैसे मिलेगा? अगर आप ये भगवान बुद्ध जी से पूछ ले तो काफी अच्छा होगा। युवक ने उसे भी आश्वस्त किया कि जरूर मैं इस समस्या का निराकरण भी पूछ के आऊंगा। अंततः ये युवक पहुंचा भगवान बुद्ध जी के पास और जब उसका नंबर आया और जब वो उनके सामने बैठा तो उसे इस बात की जानकारी दी गई कि भगवान बुद्ध जी केवल 3 समस्याओं का निराकरण करेंगे। अब युवक परेशान हो गया। युवक अपनी परेशानियों को लेके जब उनके पास आ रहा था तो सफर में मिले ये 3 सवाल, ये 3 परेशानियां साथ में ले आया था। यहां पे वो इस दुविधा में था कि क्या वो अपनी समस्याओं का निराकरण भगवान बुद्ध जी से कराए या फिर अपनी समस्याएं बाजू में रखकर इन 3 लोगों से जिनसे वो मिलके आया था, जिनकी मदद उसने ली थी, हर पड़ाव में इन लोगों ने उसे साथ दिया था, क्या उनकी समस्याओं का निराकरण वो पूछे? कुछ सोच विचार करके उस युवक ने अंततः यह निर्णय लिया कि मैं मेरी समस्याओं को भगवान बुद्ध जी के आगे नहीं रखूंगा, बल्कि जिन तीनों ने एक विश्वास के साथ मुझे अपनी समस्याएं बताई है, मैं पहले उनका निराकरण कर लूंगा। और उस युवक ने भगवान बुद्ध जी से जो 3 लोग उन्हें मिले थे, उनकी समस्याएं एक के बाद एक बता दी। उनका हल उसने अच्छी तरह से उनसे समझ लिया और उनको प्रणाम करके वहां से वो चल पड़ा। जो अंतिम पड़ाव था वो वापस आते समय पहला पड़ाव बना। कछुआ इंतजार में था। युवक आया और युवक ने कहा कि हाँ, मैं आपकी समस्या का हल निराकरण लाया हूं। जो कवच आपके शरीर के ऊपर जो बंधा हुआ कवच है, पहले आप उस कवच को तोड़ दीजिए, तभी आप अपने आप में बदलाव ला सकते हैं। जैसे ही कछुए ने उस कवच को तोड़ने की या उसमें से निकलने की कोशिश की, कई सारे मोती उसमें से गिरे जो कछुए के किसी काम के नहीं थे। कछुए ने वो सारे मोती उस युवक को दे दिए कि आप इसे ले जाइए। कई सारे कीमती मोती लेकर जब वो उस तपस्वी, उस जादूगर, उस एक ऐसे इंसान के पास पहुंचा जिसके पास सारी सुविधाएं और सारे ऐसी चीजें थी जो आम इंसानों के पास नहीं होती, उन तक पहुंचा और उसे कहा कि भगवान बुद्ध जी ने ये बताया है कि अगर आपके पास ये जो भी कीमती चीजें, जो भी आपके पास ऐसी ऐसी चीजें हैं, उनका अगर आप त्याग करते हैं तो आपको जरूर मोक्ष की प्राप्ति होगी। उन सारी चीजों का त्याग वो आदमी कहां करेगा? उसने वो सारी चीजें उस युवक को दे दी और कहा कि बस मैं इन्हें त्याग रहा हूं और मुझे मोक्ष चाहिए। अब ये कीमती मोती और कई सारी ऐसी चीजें जो आम लोगों के नसीब में नहीं होती, ये सब लेके जब वो उस तीसरे
घर पे पहुंचा जहां पे उनकी बेटी की शादी, यही उनकी समस्या थी। जब उनके सामने वो आया और कहा कि आप किसी भी आपके जान पहचान में या आप जिसे योग्य समझते हैं ऐसे किसी भी युवक के साथ आपकी बेटी की आप शादी करा सकते हैं, उसका पुण्य ही होगा या उसका अच्छा ही होगा, वो पुण्य भी आपको मिलेगा। इन सारी चीजों को जब उसने बताया, माता पिता सिर्फ उसकी तरफ देखते रहे और कहा कि आपसे योग्य भला हमें कौन मिलेगा, और उस युवक की शादी अपनी बेटी से करने का प्रस्ताव वो उसके सामने रखते हैं। और जब वो इन सारी घटनाओं से उभर कर जब अपने घर पे आता है तो उसे पता चलता है कि बिना अपनी समस्याओं को गौतम बुद्ध के आगे रखते ही उसकी सारी समस्याओं का निराकरण हो ही गया था। उसके पास बहुत सारा पैसा भी था, कुछ ऐसी चीजें थी जो आम इंसानों के नसीब में नहीं होती, और साथ में उसका घर भी बस गया था। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है दोस्तों कि कई बार हम अपनी समस्याओं में इतने उलझ जाते हैं कि हमारे अगल बगल में जो समस्याएं होती है हम उनको कभी देखते नहीं, हम उन्हें नजरअंदाज करते हैं। कभी अगर हम अपनी समस्याओं से हटकर किसी और की समस्याओं के ऊपर अगर काम करें तो शायद हो सकता है उन समस्याओं का निराकरण करते करते हम अपनी समस्याओं से भी मुक्ति पा सकते हैं। अब आते हैं हम हमारे आज के टॉपिक पे। एसएससी, सीबीएसई और आईसीएसई, इन तीनों में से अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने बच्चे के लिए किस बोर्ड का चुनाव हम करें। अमूमन तौर पे आज के जो पेरेंट्स हैं वो जब स्कूल के एडमिशन के लिए निकलते हैं तो उनके जो भी आस पड़ोस के या जो भी जानने पहचानने वाले हैं वो जिन स्कूलों की लिस्ट उन्हें देते हैं, जो सजेशंस देते हैं, उसमें एक सोशल स्टेटस मेंटेन करने के चक्कर में इन छोटी छोटी बातों के ऊपर कि क्या वो स्कूल एडेड है, अनएडेड है, कितनी फीस लगेगी, कौन कौन से एक्स्ट्रा एडिशनल चार्जेस उसमें लगेंगे, इन सारी बातों को ये पेरेंट्स नजरअंदाज करते हुए हमें नजर आते हैं। एक बोर्ड जो एक स्टैंडर्ड रखता है वो किस तरह से बनाया गया है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से बना हुआ है, इन सारी चीजों की जानकारी अगर हम ठीक तरह से समझने की कोशिश करें तो शायद हम सही चुनाव कर पाए। लेकिन बहुत बार ऐसा नहीं होता। आईसीएसई बोर्ड एकदम टॉप बोर्ड है, सीबीएसई वो भी एक एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड रखता है, एसएससी बोर्ड इतना स्टैंडर्ड नहीं है। ये सारी जो गलतफहमियां हैं, इन गलतफहमियों को लेके हम अपने एडमिशन्स के लिए निकलते हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनके एक्चुअल फीचर्स क्या है, एसएससी बोर्ड क्या है, सीबीएसई क्या है और आईसीएसई क्या है। समझाने के लिए हम शुरू करते हैं एसएससी बोर्ड से। अगर आप किसी एक जगह पर नौकरी कर रहे हैं, समझ लीजिए महाराष्ट्र में नागपुर में आप नौकरी कर रहे हैं, फिर वो चाहे आप सरकारी नौकरी कर रहे हो या किसी प्राइवेट जॉब में आप हो, लेकिन आपका जॉब सीमित है इस राज्य तक ही। मतलब अगर फ्यूचर में आपका ट्रांसफर भी होता है तो वो महाराष्ट्र स्टेट के बाहर या इस राज्य के बाहर नहीं होने वाला है, तो फिर आप आपके बच्चों के एडमिशन एसएससी बोर्ड में करवा सकते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, एसएससी बोर्ड ये स्टेट सेंट्रिक है। यहां पे इन्होंने लोकल लैंग्वेज को ही इंपॉर्टेंस दिया हुआ है, यानी यहां का जो करिकुलम, जो सिलेबस डिजाइन किया गया है वो इस स्टेट को ध्यान में रखते हुए किया गया है। तो अगर आप सिर्फ स्टेट में ही ट्रांसफर आपकी हो सकती है तो आपके बच्चे का एडमिशन आप इस स्टेट में किसी भी जगह पे आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं, उसका किसी भी तरह से एजुकेशनल नुकसान नहीं होता है। तो यदि आप सिर्फ महाराष्ट्र में सीमित रहने वाले हैं, अगर आपका यहीं तक आपका जो काम है वो सीमित है, तो मेरा मशवरा यह है कि आप स्टेट बोर्ड के स्कूल के लिए जा सकते हैं या आपके लिए वो बेहतर होगा। अब आते हैं हम सीबीएसई बोर्ड की तरफ। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्विस कर रहे हैं या फिर आप प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं जो इस तरह से है कि आपको शायद इंटर स्टेट कहीं और किसी और राज्य में जाने का मौका मिल सकता है या आपकी ट्रांसफर हो सकती है। जैसे आप शुरुआत महाराष्ट्र से कर रहे हैं लेकिन फिर आपको मध्य प्रदेश या यूपी या कहीं और साउथ साइड में केरल या कहीं और आपकी ट्रांसफर हो सकती है और आपको जाना पड़े। उस वक्त अगर आपका जो चाइल्ड है, आपका जो बच्चा है, आपका जो स्टूडेंट है वो अगर स्टेट बोर्ड में है तो जिस किसी अलग राज्य में आपका ट्रांसफर होता है वहां पे आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि उसकी जो स्टेट लेवल की जो पढ़ाई है वो वहां पे मैच नहीं करेगी। सीबीएसई ये एक ऐसा माध्यम है जो नेशनल लेवल पे उसका करिकुलम डिजाइन किया गया है। यानी सीबीएसई का अगर हम ध्यान से अगर उसका करिकुलम अगर हम लोग देखें, उसका सिलेबस अगर हम लोग देखें, तो आप
इस देश के अंदर कहीं पे भी अगर सीबीएसई बोर्ड में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपके स्टूडेंट का कहीं पे भी कोई भी नुकसान नहीं होगा, उसकी जो पढ़ाई है वो उसी तरह से जारी रह सकती है। सबसे आखिर में आईसीएसई बोर्ड, अगर कहीं आपका करियर किसी इस तरह से जा रहा है, उसमें अगर इस तरह से कोई मोड़ आने वाले हैं, आपका जॉब ही है, आपकी प्रोफाइल ही इस तरह से है कि शायद आप आने वाले कुछ सालों में कहीं किसी और देश में जा सकते हैं या जाना चाहते हैं, या आपको वो चांस मिल सकता है, वो अवसर आपको प्राप्त हो सकता है, तो इस वक्त, ऐसे वक्त आपकी जो बच्चों की जो पढ़ाई है वो इस देश से जब आप निकल के वहां पे जाएंगे तो वहां की पढ़ाई के हिसाब से वो मैच होना बहुत जरूरी होती है। आईसीएसई ये एक ऐसा करिकुलम उन्होंने डिजाइन किया हुआ है जहां पे उन्होंने कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स मैच करवाए हैं, उन्होंने उन सब्जेक्ट को इस तरह से डिजाइन किया है, वो करिकुलम इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपको वहां पे जाने के बाद, अब्रॉड की पढ़ाई में यहां से जाने के बाद आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इसका मतलब ये जो 3 अलग अलग बोर्ड के ऑप्शंस आपके सामने लाए गए हैं या आपके सामने यहां पे उपलब्ध है, वो इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि अपने करियर के चलते हुए अपने बच्चों की जो पढ़ाई है वो कहीं ना रुके। सो बेसिक सेंस इसके पीछे यही है, डिजाइन जो किया गया वो इसी तरह से किया गया है, इसके अलावा इसमें और कोई डिफरेंसेस नहीं रखा गया है। आप तीनों भी बोर्ड के बारे में अगर देखें तो वो 10th और 12th दोनों ही लेवल्स जो है वो क्रॉस कराते हैं। इनमें आप इन बोर्ड्स में इंटरचेंज भी कर सकते हैं। आपको 3 बार मौके मिलते हैं जब आप किसी एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड की पढ़ाई में आप जा सकते हैं। सबसे पहला मौका आपको मिलता है 6th क्लास के बाद। अगर आप किसी भी बोर्ड में हैं, एसएससी, सीबीएसई, आईसीएसई, 6th स्टैंडर्ड के बाद आप इनमें से किसी भी और बोर्ड में मोबिलाइज हो सकते हैं। दूसरा मौका आपको आता है 9th क्लास के बाद और तीसरा मौका आता है 11th क्लास के बाद। लेकिन अगर आप मेरी सलाह माने तो कृपया करके आप जिस किसी एक बोर्ड में अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं, आप किसी और बोर्ड में शिफ्ट मत होइए, क्योंकि इससे आपके बच्चों की पढ़ाई के ऊपर एक गहरा खासा असर हो सकता है। सलाह मेरी यही है, आप जहां से भी शुरुआत करें, चाहे किसी भी बोर्ड से शुरुआत करें, 10वीं या 12वीं तक उसी एक बोर्ड में आप बने रहे, कायम रहे। इसके अलावा जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा था, एक और तरीका एजुकेशन का है जो हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है, ऐसे लोगों के लिए है जो रेगुलर एजुकेशन नहीं कर पाते। किसी वजह से उनका एजुकेशन आधा अधूरा छूट गया है या किसी वजह से वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उन्हें आगे फर्दर एजुकेशन लेने की इच्छा है। और ऐसे जो छात्र है उनके लिए एक NIOS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग 10वीं और 12वीं इन दोनों कक्षाओं के लिए समकक्ष ऐसा एक यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाता है, जहां पे 15 साल तक जिनकी उम्र हो चुकी है, फिर चाहे वो रेगुलर एजुकेशन में थे या नहीं थे, वो कितनी भी कक्षाएं पढ़ के अपना स्कूल छोड़ चुके हो या कभी स्कूल में ही ना गए हो, ऐसे सभी लोगों को यहाँ पे एक चांस दिया जाता है कि वो 10वीं की 10th स्टैंडर्ड की एग्जाम दे सके। उसके बाद 10वीं के बाद अगर आप नहीं पढ़ पाए, किसी भी और बोर्ड से आपने किया होगा लेकिन 10वीं के बाद आप नहीं पढ़ पाए, लेकिन अब आगे फर्दर एजुकेशन के लिए आपको 12th की एग्जाम अगर आप देना चाहते हैं लेकिन आप नहीं जा सकते रेगुलर स्कूल या कॉलेज में, उनके लिए भी इसी NIOS में 12th स्टैंडर्ड का भी ऑप्शन दिया गया है, जिसमें मिनिमम 17 साल की उम्र आपकी पूरी होनी चाहिए और आपने 10th कंप्लीट करना चाहिए किसी भी बोर्ड से, चाहे वो NIOS से हो या कोई अदर बोर्ड से हो। और ये NIOS से भी जो 10th और 12th पास करते हैं, आप यकीन मानिए इनको भी बराबर का मौका मिलता है हायर एजुकेशन का। लिटरली IIT तक के लिए NIOS का सर्टिफिकेट वैलिड है। ये अब्रॉड में भी अप्लाई कर सकते हैं, ये किसी भी तरह का हायर एजुकेशन ले सकते हैं। अब ये जो भी पर्याय आपके सामने उपलब्ध है, ये सारे इक्विवेलेंट है, इसमें कोई कम या ज्यादा ऐसा कुछ भी नहीं है। हम हमारे लिए क्या योग्य है इसका चुनाव इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर करें तो एक बेहतरीन विकल्प हम हमारे छात्र के लिए जरूर ढूंढ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वोकेशनल एजुकेशन को इस रेगुलर एजुकेशन के साथ जोड़ा जा रहा है। जी हां, अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे नम्र निवेदन है कि प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में जो एक बेल आइकन दिया गया है उसे जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसी के साथ साथ इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा
और अपने जो भी जानने वाले पहचानने वाले हैं या जो स्टूडेंट्स आपके संपर्क में हैं उन तक हमारे इस चैनल को पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। आपको यह हमारा एपिसोड कैसा लगा है या कोई ऐसा सवाल जिसका जवाब आप इस हमारे मंच पे लाना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, जिसका जवाब आपको मिल सकता है, उसके लिए आप हमें जरूर 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 कमेंट कीजिए। जल्दी आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जानकारी लेते रहिए, सीखते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। विजन ग्रुप नागपुर, एवरीथिंग अबाउट एजुकेशन। थैंक यू।